नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विजेस को हम जो लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ब्रेविंग द स्टॉर्म्स ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट। तो ये रिपोर्ट जो है अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी की गई थी। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है, इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया था। बेसिकली इसमें जो है 3 तरीके के उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए रिस्क बताए थे, फाइनेंशियल रिस्क, जिसमें यूएस में फाइनेंशियल रिस्क की बात इन्होंने की थी, चाइना में जो है स्ट्रक्चरल ये स्लो डाउन की बात की थी और यूक्रेन के वॉर वगैरह बारे में बात की थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से संबंधित ये रिपोर्ट, तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जो है रिलीज किया गया था। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 के महिला एकल का खिताब जो है पीवी सिंधु, जो हमारी बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने किस देश की खिलाड़ी बुसानन ओंगबामरुंगफान, ये उनका देखिए पूरा नाम है, इनको हरा करके जीता है। तो ये संबंधित है, जो हारने वाली खिलाड़ी हैं थाईलैंड से। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया है। ठीक है, तो जो हमारी डॉल्फिन्स होती हैं, एक एक्वाटिक एनिमल, इनके कंजर्वेशन और जो है प्रिजर्वेशन के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 अक्टूबर को डेजिग्नेट किया गया है नेशनल डॉल्फिन डे के ऑब्जर्वेंस के रूप में, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। ठीक है, अभी मार्च 2022 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था, जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट है। हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 का कोविड चैंपियनशिप का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट ने जीता है। ठीक है, तो ये जो विंग्स इंडिया इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड जो हमारा दूसरा बिजनेस संस्थान है फिक्की, ठीक है, इनके ज्वाइंट इनिशिएटिव से इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। और इसमें कोविड चैंपियनशिप का बेसिकली विंग्स इंडिया इस बार हैदराबाद में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे विंग्स इंडिया कोविड चैंपियनशिप पुरस्कार जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस लिए मिला है इनको कि ये कोरोना के दौरान जो है एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, मिशन सेफ गार्डिंग। ठीक है, पैसेंजर्स के सेफ ट्रैवल और ये पैंडेमिक को जो है मतलब स्प्रेड ज़्यादा ना होने पाए, इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है ये अवार्ड यहाँ पे इनको दिया गया है। भारतीय संविधान में हमने कई सारी चीज़ें जो हैं अडॉप्ट की हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसी क्रम में देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी कि जो रिपब्लिकन सिस्टम है, ये लिखा है कनाडा, ये गलत हो जाएगा। इसको हमने लिया है जो है फ्रांस से। ठीक, और फ्रांस से ही हमने कॉन्सेप्ट और लिया था जो ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रीएम्बल में जो मिलता है आपको, ये भी यहीं से है। बाकी की चीज़ें ठीक है, इसको भी देख लीजिए एक बार। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां भी होती हैं, मिलिट्री पावर्स, जो जुडिशियल शक्तियां भी होती हैं यानी कि न्यायिक शक्तियां, और लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी करते हैं, ये विधायी शक्तियां भी होती हैं। ठीक, जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग वगैरह हो गया। ठीक है, जुडिशियल में जैसे पार्डन वगैरह वाला कॉन्सेप्ट हो गया है ना। सैन्य शक्तियों में जो मिलिट्री कमांडर हैं, ये और भी तमाम तरीके के जो प्रोविजन है वो उससे संबंधित हैं। तो तीनों ही हमारे सही हैं, उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। निम्नलिखित राज्यों को उनके स्थापना क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सारे स्टेट भारत के एक साथ नहीं बने हैं, आपको पता ही होगा। धीरे धीरे करके स्टेट का स्टेटहुड कह लीजिए उनको मिला। तो गुजरात जो है ये स्टेट बना है हमारा, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जो है मई 1960 में, ठीक है, स्टेटहुड मिलता है इनको। तो सबसे पहला हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद नागालैंड जो है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी दिसंबर 1963 में, तो ये हमारा दूसरी पोजीशन पे आ गया। फिर हरियाणा जो है 66 में बनता है, हाँ। और उसके बाद जो मेघालय है, मेघालय का अगर हम फॉर्मेशन देखें तो ये 1972 का है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे 1 2 3 4 ये क्रम में ही दे रखे हैं। तो यहाँ से पहला विकल्प जो है इसको चूज करेंगे। ईश्वर समिति का गठन किस मामले में अनुशंसा देने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इस समिति की जो
कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी, ये जो हमारे इनकम टैक्स लॉज हैं इंडिया में उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए की गई थी। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से हमको जो है यहाँ पे सही कथन चुनना है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है कि यह DR गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित है। ये गलत है। जो है ये थर्ड प्लान हमारा जो था, थर्ड 5 ईयर प्लान, वो आधारित था DR गाडगिल फॉर्मूला पे। दूसरा है कि इस योजना के दौरान श्वेत क्रांति यानी कि जो व्हाइट रिवोल्यूशन है, ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध क्रांति से संबंधित, उसकी शुरुआत की गई। तो ये कथन हमारा ठीक है। वर्गीज कुरियन जी का नाम आप जानते होंगे, यहाँ पे इसके जो है फाउंडर रहे एक तरीके से। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ये ऑपरेशन फ्लड 1970। ठीक, तो यहाँ पे ये 4th 5 ईयर का जो है टाइम पीरियड था 1969 से 74, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड को चूज करेंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए हमारे जो कुछ उत्पादन क्षेत्र हैं उनको कुछ कुछ रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कृष्ण क्रांति है यानी कि ब्लैक रिवोल्यूशन कह लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ये खनिज तेल यानी कि जो मिनरल ऑयल है उसके क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता से संबंधित है। दूसरा है इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि रेनबो रिवोल्यूशन, तो ये हमारा कृषि संबंधी समग्र क्रांति यानी कि जो है पूरे एज एग्रीकल्चर सेक्टर के कॉम्प्रिहेंसिव रिवोल्यूशन से संबंधित है। और तीसरा है रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन। दिस इज नॉट रिलेटेड टू ये दुग्ध उत्पादन, ये संबंधित है हमारा पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड एग का जो प्रोडक्शन है, अंडे है ना, उससे। तो सिर्फ 1 और 2 जो है ये करेक्ट होगा। मिल्क रेवोल्यूशन के लिए हमने ऊपर मिल्क प्रोडक्शन के लिए देख लिया था, ये व्हाइट रेवोल्यूशन है ना, ऑपरेशन फ्लड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक, तो ये कुछ जो प्लेसेस हैं और किस नदी के किनारे से संबंधित है ये लिखा है। तो इसमें गलत वाला है नासिक है ना, महाराष्ट्र में, ये जो है गोदावरी नदी के किनारे से संबंधित है। नर्मदा गलत दिया है यहाँ पे। ठीक, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों में क्या शामिल है इसमें से। ठीक है, तो देखिए लैपिली, प्यूमिक, पायरोक्लास्ट, लावा और राख। ठीक, ये सब के सभी शामिल होते हैं। इसके अलावा जो भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसमें से हार्मफुल जैसे गैसेस होती हैं है ना, वोल्केनिक गैस जिसमें से वाटर वेपर होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, ये सब भी शामिल होते हैं। तो इन सब को ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से किन नदियों का संबंध केरल राज्य से है। ठीक है, तो पंबा, पेरियार और भरतपुझा 3 रिवर्स हैं, ये तीनों की तीनों जो है फ्लो होती हैं केरल स्टेट से। डी ऑप्शन को चुनेंगे। देखिए रक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यानी कि ब्लड के बारे में बात हो रही है। तो ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक होता है। दूसरा है यह शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्व भी पहुंचाता है, ये कथन भी ठीक है। और तीसरा है कि एरिथ्रोसाइट्स यानी जिसको आप आरबीसी के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, शरीर के लिए प्रतिरक्षा का काम करती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए जो है ये सही होगा, ये गलत है। ऊपर के सिर्फ 1 और 2 जो है ये करेक्ट है। ठीक है, ब्लड के बारे में और भी जो संबंधित फैक्ट्स हैं प्लीज इसको कवर करके रखिए, किसी न किसी तरीके में ये पूछा जाता रहता है। लाइकेन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है हमारा सही है। ठीक, तो ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। दूसरा है कि इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो कुछ जो इंसेक्ट्स या कह लीजिए लार्ज एनिमल्स के द्वारा भी एज अ फूड इनको यूज किया जाता है। और ट्रेडिशनल मेडिसिन, परफ्यूम्स, डाइज वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा जो है हमारे ये एक एनवायरमेंटल इंडिकेटर होते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, इसको हम सी को चुन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित यानी कि वायरल डिजीजेस हैं। ठीक है, वायरस से होने वाली, तो जैसा एक मम्स डिजीज होती है जो मोस्टली चिल्ड्रन में होती है। ठीक है, ये वायरल डिजीज है। इसमें प्लेग जो है एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। हर्पीज वायरल डिजीज है। ठीक, तो 1 और 3 वाला पेयर हम जो है इसको चूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो हमारे पास देखिए कुछ यूनिट्स लिखी हैं और वो किसके मेजर करने के रूप में यूज होती हैं वो लिखे हुए हैं। तो विद्युत विभव यानी कि जो हमारा ये होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको नापते हैं वोल्टेज में। लेंस को यहाँ डायोप्टर में मापा जाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए ओम मीटर होता है। ठीक है, सिर्फ ओम नहीं होता है, सिर्फ ओम जो है ये रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के लिए होता है। तो सिर्फ इसमें कौन सा सही हो गया, 1 और 2।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो सही है उसको चुनना है। ठीक, तो देख लेते हैं फिर से इसको। निकट दृष्टि दोष यानी कि जो मायोपिया की बीमारी होती है, इसमें वस्तु यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आंख देख रही है तो उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, तो रेटिना के आगे बनता है इमेज का जो है ये प्रतिबिंब, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है, तो ये वाला भी ठीक है। इसमें से 1 और 2 चूज करेंगे। अच्छा, इन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को हम करेक्ट करने के लिए यानी कि ठीक करने के लिए कौन कौन से लेंसेज जो है उसको यूज करते हैं। ठीक, इसको आप कमेंट करके बताइए, जो सही बताएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं प्लीज उसका आंसर दिया करिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों को हमको चुनना है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है कि इसकी स्थापना लंदन में की गई थी, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, बिकॉज दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1961 इन लंदन यूके। सेकंड है कि इसे शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है कि एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ है विच वर्क्स फॉर द ह्यूमन राइट्स एंड ऑल द रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो इनको इसी इन सब चीज़ों के लिए ईयर 1977 में जो है नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ठीक, तो स्टेटमेंट हमारे दोनों ही ठीक है। उड़ीसा के पायकों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है या फिर है। ठीक, तो देखिए पाइका रिबेलियन हुआ था जो है उसके संबंध में यहाँ पे हमको देखना है। तो इन्होंने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, तो जो पाइका ये यहाँ पे उड़ीसा में बेसिकली ये लोग थे और इन्होंने जो है 1817 में ये रिबेलियन जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया था। तो बिल्कुल ठीक है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। दूसरा है कि इनके विद्रोह का नेतृत्व जो है जगबंधु ने किया था। ठीक है, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे इनके जो लीडर थे इनका पूरा नाम जो था ये बख्शी जगबंधु, ठीक है, ये थे। तीसरा है कि ये भूमि कर में बेतहाशा वृद्धि के कारण असंतुष्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे भूमि कर में वृद्धि तो थी ही, इसके अलावा और भी सेवरल ग्राउंड्स थे जो है पाइका रिबेलियन के। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे ठीक है। रिसेंटली ये पाइका रिबेलियन इस वजह से भी चर्चा में रहा था कि जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर है उन्होंने पार्लियामेंट में जो है एक प्रपोजल रखा था कि पाइका रिबेलियन शुड बी डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ ये आपका जो 1857 का विद्रोह था उसके जगह पे पाइका विद्रोह को फर्स्ट जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसका दर्जा दिया जाए। ठीक, तो यहाँ पे इसको सबको ध्यान रखेंगे और हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। कश्मीर के शासक जैन अल आबदीन के संदर्भ में जो है सही कथन चुनना है। तो 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो ये बेसिकली जो था गियासुद्दीन जैन अल आबदीन ऐसे पूरा इसका नाम था। ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आप देखेंगे तो वहाँ पे ये जो है 8वां शासक था कश्मीर का। ठीक, पहला स्टेटमेंट इसका संदर्भ में है कि इसने हिंदुओं के प्रति जो है उदार नीति अपनाई, तो ये लिबरल था हिंदूज के लिए। ठीक है, इसने जो जजिया टैक्स था उसको हटा दिया था और इसे जो है बुड शाह या फिर बोर्ड शाह जो है कई जगह मिलेगा आपको, इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ठीक है हमारा, तो सभी को चूज करेंगे ऑप्शन डी। कौन सा जोड़ा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो कुछ प्लेसेस हैं किसने उसको कंस्ट्रक्ट किया वो लिखा हुआ है। तो तुगलकाबाद जो है ये गलत है, ये जो फोर्टिफाइड सिटी थी इसको यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक जो था इसने बनवाया था, तो हम इसको चूज करेंगे। वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो ये आंदोलन बेसिकली संबंधित ही था हमारा दक्षिण भारत यानी कि जो कर्नाटक वगैरह का रीजन था यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे जो हमारा बी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। उत्तर भारत लिखा है यहाँ पे, दक्षिण भारत होना चाहिए, यहाँ पे ये काफी लोकप्रिय था। ठीक, बाकी के स्टेटमेंट्स ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। उदयगिरी की गुफाओं के संदर्भ में सही कथन चुनना है। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। ये रॉक कट केव्स जो है विदिशा मध्य प्रदेश में है। यहाँ स्थित वराह की मूर्ति जो है ये काफी प्रसिद्ध है, तो ये भी ठीक है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में हुआ, ये भी ठीक है। ठीक, तो तीनों ही सही है, डी ऑप्शन को चूज करेंगे। थांका चित्रकला के संदर्भ में सही कथन चुनना है। तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, ये हमारा कथन जो है बिल्कुल ठीक है। जो महायान सेक्ट था है ना, उसमें इनका काफी जो एक बड़ा स्थान माना जाता है थांका चित्रकला का, और इसके निर्माण के लिए जो है एक वस्त्र का यूज करते हैं जिसमें नेचुरल कलर्स और ये जो मिनरल से बने हुए हमारे कलर्स हैं इसको यूज करते हैं, तो ये भी ठीक है। दोनों को चूज करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, 3 गलत है, 1 सही है। तो कुछ यहाँ पे मठ लिखे हुए हैं, सही वाला हम बता रहे हैं, गलत वालों को आप जो है कमेंट करके बताइए कहाँ पे स्थित है ये। ठीक है, तो ये जो घूम मठ है ये वेस्ट बंगाल के अंदर, ये जो है आपका दार्जिलिंग जो है यहाँ पे स्थित है। ठीक, बाकी का जरा बताइए तो कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है देख लेते हैं। तो वेल्लोर का सिपाही, बेसिकली 3 के तीनों ये जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में समय समय पे हुए विद्रोह हैं। ठीक है, तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 वर्ष में, पाटगारों का विद्रोह ये तमिलनाडु से संबंधित था 1801 से 1805 के दौरान, और सावंतवादी विद्रोह जो कि यहाँ पे बेसिकली ये जो आपका रीजन है मराठा रीजन, ठीक है, यहाँ हुआ था। इसमें इसके लीडर थे फोंड सावंत, है ना, तो उनके नाम से फेमस है। ये 1844 में हुआ था। ठीक, ये गलत है, तो सिर्फ 1 और 2 वाला ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। धर्म सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही जो है उसको चूज करना है। तो इसकी स्थापना राधाकांत देव ने की थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। 1830 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई, और इस संस्थान ने जो है पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन उस टाइम पे प्रमोट किया जा रहा था उसका समर्थन किया था। परंतु जो सती प्रथा के प्रैक्टिस पे बैन लगा था, है ना, तो उसके मतलब दिशा में जो प्रयास किए गए लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय इन सब के, तो इसका इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, इसके बाद जो विडो री मैरिज एक्ट आया था उसका भी इन्होंने जो है विरोध किया था। तो तीनों ही ठीक है, इसमें हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। अब उसी टाइम पे देखिए विधवा पुनर्विवाह की दिशा में कार्य करने वाले लोगों में कौन शामिल थे। ठीक, तो विष्णु शास्त्री पंडित और करमदास जी, मूल जी और डी के कर्वे, है ना, 3 के तीनों ही लोग जो हैं इस टाइम पीरियड में इसमें जो है विडो रीमैरिज की दिशा में कार्य करते मिलेंगे आपको। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो कुछ संस्थाएं हैं और उनके स्थापना वर्ष लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए 19वीं शताब्दी में देखेंगे इनका सबका फाउंडेशन है। इंडियन लीग फाउंड हुआ 1875 में। ठीक, तो ये एक हमारा हो जाएगा 4। ठीक, फिर आता है मद्रास महाजन सभा जो कि फाउंड हुआ आपका 1884 में। ठीक, यानी बी का 3, तो कहाँ मिल रहा है A4 B3 C, हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें तीसरा देखिए जमींदारी एसोसिएशन जो बाद में लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी फाउंडेशन हुई 1838 के टाइम पीरियड में, और बंग भाषक प्रकाशक सभा ये आपका जो है 1836। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही को चूज करते हैं। तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में चलाया, तो ये कथन ठीक है। जो लोग धर्मांतरण कर चुके थे हिंदू धर्म से इस टाइम पीरियड में देखेंगे, तो वहां पे उनको जो है हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए यहाँ पे शुद्धि आंदोलन चलाया गया। तो इसी के विरोध में जो है तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाए गए थे। तो बेसिकली क्या है कि ये मुस्लिम धर्म में प्रैक्टिस होता है, तो इसी शुद्धि आंदोलन के दौरान जो है स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि जिस प्रकार से धार्मिक अधिकार से मुसलमानों को ये तंजीम और तबलीग के अधिकार हैं, तो ऐसे ही मुझे भी अपने जो बिछड़े हुए भाई और बहन हैं, ठीक है, उनको वापस अपने घरों में लौटाने का अधिकार है। ठीक, तो ये दोनों ही कथन ठीक हैं, इसमें हम जो है सी ऑप्शन को चूज करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यही कथन गलत है। इसमें मोतीलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष थे, और इसमें डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य का विरोध जो गांधी जी के द्वारा प्रपोज किया था उसका विरोध सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये तो ठीक है, सिर्फ 2 को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो हैवी वाटर यानी कि जो हमारा D2O होता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक, इसका यूज करते हैं हम नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में, यानी कि दूसरा है ट्रेसर के रूप में। ठीक है, तो ट्रेसर बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है उसको स्टडी करने के लिए ट्रेसर का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे D2 यानी कि ये भारी जल का यूज किया जाता है। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर में कूलेंट यानी कि शीतलक के रूप में। ठीक, तो तीनों ही रूपों में यूज करते हैं। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में जो है सही कथन चुनना है। तो इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो बेसिकली जो आर्टिकल 280 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्षों के लिए जो है फाइनेंस कमीशन जो है इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों के द्वारा। ठीक, दूसरा है कि इसमें सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि रीअपॉइंटमेंट इनकी हो सकती है।
तीसरा है कि इसकी सिफारिशें जो हैं सलाहकारी प्रकृति होती हैं, यानी कि बाध्यकारी नहीं होती, ये भी ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें भी चूज करेंगे। सॉरी, माफ कीजिएगा, दूसरा तो गलत था ना, तो हाँ यहाँ पे 1 और 3 होगा, ठीक। और इसमें जो ये मेंबर्स होते हैं 4 मेंबर्स, तो इसमें 2 पूर्णकालिक होते हैं और 2 अंशकालिक होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर यानी कि जो मैस्कॉट होता है उसका नाम है लाइव, ठीक। इसका नामकरण किया गया है। तो ये जो है लाइव किस भाषा का शब्द है, ठीक। तो लाइव का अर्थ होता है एक अति कुशल खिलाड़ी, ठीक, और ये शब्द है अरेबिक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी जो है, इनके संदर्भ में सही कथन चुनना है। तो सीएजी का वेतन व सेवा शर्तें जो हैं राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, ये कथन गलत है, संसद के द्वारा निर्धारण होता है। दूसरा है कि सीएजी कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, ठीक। यानी कि जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो चार्ज होते हैं हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो दूसरा तो ठीक है, पहला गलत हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो चुनना है, ठीक। तो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव संबंधित विवाद में चुनाव आयोग का निर्णय जो है वो अंतिम होता है, तो ये गलत है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी जो डिस्प्यूट मान लीजिए होता है तो उसकी हियरिंग की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, जिसमें 5 सदस्य शामिल होंगे। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है कोई व्यक्ति अधिकतम 3 बार निर्वाचित हो सकता है, तो ये गलत है। भारत में ये कोई ऐसा समय सीमा नहीं है, कई बार जितने भी मर्जी बार आप चाहे चुने जा सकते हैं, ठीक। तो गलत कौन सा है, दोनों, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे ट्रेंचेस यानी कि गर्त के नाम लिखे हैं। तो जो सुंडा गर्त है यानी जिसको पहले जावा गर्त के नाम से जानते थे, तो ये हिंद महासागर में है, ये तो ठीक है। बाकी के सब गलत हैं। ये सही तीनों जो हैं कहाँ पे स्थित हैं ये जरा कमेंट करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ठीक। तो देखिए हाइग्रोफाइट्स पौधे कौन से होते हैं, जो भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति होते हैं, ठीक। दूसरा है लिथोफाइट यानी कि कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पति। तीसरा है ज़ेरोफाइट जो कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति है। तो तीसरा यहाँ पे जो है ये तो गलत है। ज़ेरोफाइट बेसिकली ऐसी कंडीशंस में पौधे जो उगते हैं जिनको बहुत ही कम मात्रा में पानी की उपलब्धता होती है या वहाँ पे अडाप्ट कर लेते हैं वो, ठीक है, स्पेशली डेजर्ट के रीजन में, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 जो है ये करेक्ट होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये किसने लिखी है? तो एक फेमस राइटर है संजय बारू, ठीक है, इनकी पुस्तक है। यूपीपीएससी में इनकी लिखी हुई पुस्तकें पहले पूछी जा चुकी हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है आपसे। एड फॉर ट्रेड एट अ ग्लैंस 2022, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश को व्यापार के लिए सर्वाधिक सहायता मिली है, ठीक है। तो ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा एड मिला है इंडिया को वर्ष 2000 में इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है जरा ये बताएं आप। हाल ही में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के आधिकारिक नारे जिसका नाम दिया गया है गेम्स वाइड ओपन, इसका अनावरण किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये पहले भी कई बार हम लोगों ने कवर किया है, पेरिस में, ठीक है, फ्रांस। हाल ही में किन 2 देशों ने एक नया संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर रिसर्च हब शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में एक इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च हब स्टैब्लिश करेंगे। यहाँ पे भारत नहीं है इसमें, जापान और अमेरिका। 10 सितंबर 2022 से विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप जो है कहाँ आयोजित की जाएगी, ठीक। तो इसका आयोजन होगा बेलग्रेड सर्बिया में। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट होगा। इसमें जो है इंडियन टीम की तरफ से जो ये मेल इवेंट है उसमें बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया जो है वो भारतीय कुश्ती टीम का नेतृत्व इसमें से करेंगे, ठीक। हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का निधन हो गया है। वे कब से कब तक योजना आयोग के सदस्य रहे थे, ठीक। तो ये सदस्य थे प्लानिंग कमीशन के वर्ष 2004 से लेकर के 14 तक।
ब्लूमबर्ग बिलियनर के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत के गौतम अडानी दुनिया के कौन से नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग की जो रिसेंट रिपोर्ट है इसके अनुसार यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे तो एलॉन मस्क हैं, दूसरे पे जेफ बेजोस और तीसरे पे आ गए हैं गौतम अडानी। ठीक, तो यहाँ से बी ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हमने कवर किया। आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ आप देख लें जो आपसे पूछे गए हैं, प्लीज़ उसको कोशिश करिए बताने की। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।